हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बीपीएससी के इकोनॉमिक्स का एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग पहला चैप्टर करेंगे। इसमें क्या है कि बीपीएससी के जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बीपीएससी जो टीचर है पीजीटी इकोनॉमिक्स का, उसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो भी इकोनॉमिक्स हमें हमारे साथ करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है। तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर करेंगे। लास्ट मैंने कल ही बता दिया था कि आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है, ताकि सबको जो है इजिली समझ में आ जाए। तो आज ज़्यादा देर की क्लास नहीं लूंगा, आधे पौने घंटे की क्लास लेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम थोड़ी थोड़ी क्लासेस लेते रहेंगे। टाइम कम है, इसलिए हमने ऐसा डिसाइड किया है। चलिए, देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से। देखिए इकोनॉमिक्स वर्ड जो आया है वो आया है ओइकस से। इकोनॉमिक्स वर्ड जो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक ग्रीक शब्द से आया है ये। ग्रीक के दो शब्द, एक है ओइकस, OIK, या है OIKOS, ओइकस, जिसका मतलब होता है परिवार या घर। और दूसरा इसका वर्ड है मैनेजमेंट, सॉरी, दूसरा है ये नोमोस, 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 जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट, प्रबंध। ठीक है ना। तो घर का प्रबंध जो है, और ग्रीक शब्द के हिसाब से इकोनॉमिक्स का वर्ड क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होगा, घर का प्रबंध। तो अगर आपसे पूछे ओइकस ग्रीक जो इकोनॉमिक्स है उसका इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ, तो इकोनॉमिक्स आपका दो वर्ड से आया है। इकोनॉमिक्स जो है आपका अर्थशास्त्र दो वर्ड से आया है। कौन 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 से वर्ड से, एक आया है आपके ओइकस से और दूसरा नोमोस से। ये कौन सा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है। तो आपसे पूछेगा इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति जो हुई है कहाँ से हुई है, तो आप क्या बताएंगे, ग्रीक वर्ड से हुई है। ग्रीक में दो वर्ड से, ओइकस से और नोमस से। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड या परिवार, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। इंग्लिश में देख लें तो ओइकस का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओइकस से बना है। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो ग्रीक वर्ड के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स टर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में ग्रीक वर्ड से आया। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ को बोला जाता है। तो एडम स्मिथ क्या है, फादर ऑफ, जनक, यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। तो उनकी एक बुक आई थी, उनकी एक बुक आई थी अर्थशास्त्र का जनक। देखो जन्म वर्ष 1976 में एडम स्मिथ की एक एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एक बुक थी, उससे हुआ था, प्रकाशन हुआ था। यानी अगर आपसे पूछे कि 1900 एन इंक्वायरी इनटू द नेशन बुक किसकी है, तो एक एडम स्मिथ की है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। कब आया था, तो 1776 में आया था। ठीक है ना, ध्यान रखना। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ी, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया, ओइकस से और नोमस से, और इसके जनक कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है। देखिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। सबसे पहले हम लोग एडम स्मिथ की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दिया है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है, तो वेल्थ डेफिनेशन दिया है एडम स्मिथ ने। ठीक है। एडम स्मिथ की कौन सी बुक थी, द एन इंक्वायरी इनटू द नेशन, है ना, इंक्वायरी क्या था। देखिए बुक का जो था, बुक का नाम अगर आपसे पूछ दे तो ये पूछेगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है ना। तो ये है। तो एक एडम स्मिथ को क्या बोलेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ठीक है ना। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कौन है, तो एडम स्मिथ है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, यानी आधुनिक अर्थशास्त्र के आधुनिक जन्मदाता। फादर कौन है, अर्थशास्त्र के पिता अगर बोले, जनक, वो कौन है, एडम स्मिथ। ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ।
स्मिथ की कब बुक आई थी? 76 में आई थी, वही एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये आपको पता ही, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस पूछ देता है। और हाँ, एडम स्मिथ को इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं, इनविजिबल हैंड। कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें हैं इकोनॉमिक्स में वो हम एडम स्मिथ की तरह से, एडम एंगल से ही पढ़ते हैं। तो देखो, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसको बोलेंगे? एडम स्मिथ को बोलेंगे। उनकी पुस्तक कौन थी? नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, उन्होंने एक डिफाइन किया था, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स, वही इंक्वायरी इनटू द नेचर। ध्यान रखिएगा, इंक्वायरी की जब भी बात करें, इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड ग्रोथ। ये भी एडम स्मिथ का ही डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इन सबका नोट साथ साथ बनाते जाइएगा। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही पूछेगा, और आपसे पूछेगा किसने क्या बोला था। ठीक है, इसके क्या थॉट्स थे। देखो, एडम स्मिथ के हिसाब से डेफिनेशन उसका क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र उस कारक की जांच है जो किसी देश की संपत्ति और उसके विकास को निर्धारित करता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब आता है जेबी से। जेबी से भी एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने लिखा है इकोनॉमिक्स द साइंस विच डील्स विद द वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो, देखिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के संबंधित है, यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है धन का जो अध्ययन करे, धन के बारे में जाने, वो अर्थशास्त्र। ये किसने बोला था? तो जेबी से ने बोला था। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है। अगर ये वर्ड दे देगा, बोलेगा ये किसकी डेफिनेशन, तो आप ध्यान रखिएगा जेबी से। ठीक है ना, जेबी से का डेफिनेशन है, तो ये भी पूछेगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के और डेफिनेशन थे, जेएस मिल्स का भी डेफिनेशन है, ये भी वेल्थ डेफिनेशन है। ये जितने भी हैं सब वेल्थ डेफिनेशन में आते हैं, वॉकर, इन सब का वेल्थ डेफिनेशन। तो ये वेल्थ डेफिनेशन में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे भी वेल्थ आ गया, ऊपर भी वेल्थ आ गया। तो जब भी वेल्थ आ गया, देखो वेल्थ किस किस का डेफिनेशन है? एडम स्मिथ ने डेफिनेशन डिफाइन किया था, जेबी से ने, जेएस मिल्स ने और वॉकर ने भी। अर्थशास्त्र धन के उत्पादन और वितरण का व्यवहारिक विज्ञान है, ये किसने बोला था? जेएस मिल्स ने बोला। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है वॉकर का भी, वेल्थ का भी देखो कहीं ना कहीं होगा, तो वॉकर का भी क्या है? वेल्थ डेफिनेशन भी वॉकर का ही है। तो वॉकर का वेल्थ डेफिनेशन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दिया है, तो वेल्थ की जब भी बात होगी तो वॉकर आ जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द नॉलेज विच इज रिलेटेड टू द वेल्थ। यानी वॉकर कहते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जो धन से संबंधित होता है। यानी धन से संबंधित किसने दिया था? फिर से बोले, एडम स्मिथ ने, जेएस मिल्स ने, जेबी से ने और वॉकर ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं रिकार्डो। देखिए, रिकार्डो का भी डेफिनेशन धन से ही होगा। रिकार्डो क्या कहते हैं? शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे भी वेल्थ आ गया, टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। यानी वेल्थ डेफिनेशन है ये। क्या कहते हैं रिकार्डो? रिकार्डो के अनुसार धन के उत्पादन से धन के वितरण पर जोर दिया जाता है। ये किसका कथन है? ये रिकार्डो का कथन। क्या कहते हैं रिकार्डो? रिकार्डो कहते हैं धन के उत्पादन से धन के वितरण पर जोर दिया गया है। तो रिकार्डो का भी डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन में आप ध्यान रखना है एडम स्मिथ, जेबी से मिल्स, जेएस मिल्स और आपका रिकार्डो। ठीक है ना, वॉकर। ये आपकी वेल्थ डेफिनेशन, सॉरी हाँ वेल्थ डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है वेलफेयर डेफिनेशन। देखिए, वेलफेयर डेफिनेशन जो है ना, एल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ। इनकी एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश 1980 में। तो यानी वेलफेयर डेफिनेशन की बात जब भी आएगी, कभी भी किसी स्टेटमेंट में वेलफेयर लिखा हो तो समझ जाइएगा किसका डेफिनेशन है? एल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन। देखिए, इनका डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स द दैट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस व्हिच इज मोस्ट इंटीमेटली connected with the attainment and use of material requisites of well-being। देखिए, ध्यान रखिएगा, well-being का मतलब होता है वेल्थ। जब भी वेलफेयर की बात कहीं भी करेगा तो किसका डेफिनेशन हो जाएगा? वो एल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कल्याण। वही कल्याण, वेलफेयर का डेफिनेशन देखो एल्फ्रेड मार्शल का लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र जीवन में सामान्य व्यवसाय के मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्ति और सामाजिक क्रिया के उस हिस्से को जांच करता है जो कल्याण के लिए आवश्यक सामग्री की
प्राप्ति और उपयोग के लिए सबसे अधिक निकटतम से जुड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल्याण संबंधी, तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये किसका डेफिनेशन था? वेलफेयर का डेफिनेशन था। और देखिए स्कैरसिटी, जब भी दुर्लभता की बात करें, स्कैरसिटी की बात करें, दुर्लभता डेफिनेशन रॉबिन्सन का दिया हुआ है। रॉबिन्सन कहते हैं, देखो रॉबिन्सन, प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्सन, ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस that studies human behavior as a relationship between ends and scare means which have the alternative use, जिसका वैकल्पिक प्रयोग किया जाए। देखिए वैकल्पिक प्रयोग हम तभी करेंगे, ऑल्टरनेटिव यूज हम तभी करते हैं जब जो साधन हम चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हम डब्बे से कहीं बिस्लरी से पानी मंगवाते हैं, ये क्या है, ये साधन सीमित है, यानी दुर्लभता है उस चीज की, तो हम दूसरी चीज का यूज करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव वर्ड जहां भी देखिएगा वो समझ जाइएगा स्कैरसिटी डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है ये? स्कैरसिटी डेफिनेशन। और स्कैरसिटी मतलब दुर्लभता, डेफिनेशन किसका है? तो रॉबिन्सन का है, ध्यान रखिएगा, रॉबिन्सन डेफिनेशन रॉबिन्सन का है। तो रॉबिन्स, देखो रॉबिन्स क्या कहते हैं? रॉबिन्स कहते हैं 1932 में एक प्रकाशित हुई थी उनकी पुस्तक एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इनका परिभाषा है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन लक्ष्य और डर के बीच संबंध के रूप में करता है, जिनका वैकल्पिक प्रयोग किया जाए। ध्यान रखिएगा, जब भी वैकल्पिक प्रयोग किया जाएगा मतलब होता है दुर्लभता संबंधी भाषा। दुर्लभता संबंधी क्या हो जाएगा? दुर्लभता संबंधी दुर्लभता, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप, ठीक है। ये किसका डेफिनेशन था? यानी स्कैरसिटी डेफिनेशन किसका हो जाएगा? रॉबिन्सन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन किसका है? प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन का। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ की डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो होगा, यानी ग्रुप ऑफ सोसाइटी का ग्रोथ होना, ये पॉल सैमुअल्सन का दिया हुआ है। देखो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन इन सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ scarce production resources which could have alternative use to produce various commodities over time and distribution them for consumption now and in the future among the various people group of the, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए विकास संबंधी परिभाषा किसका है? प्रोफेसर सैमुअल्सन का है। किसका है? प्रोफेसर सैमुअल्सन का है। ये ध्यान रखना है। सैमुअल्सन क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री इस बात का अध्ययन किया है, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि मनुष्य और समाज पैसे के उपयोग के साथ उसके बिना डरावने उत्पादन संसाधनों के नियोजित करने के लिए कैसे चुनते हैं, जिनके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं। समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और उत्पादन करना और उन्हें समाज के विभिन्न लोगों और समूहों के बीच वर्तमान और भविष्य के लिए उपभोग के लिए वितरित करना, यानी फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। तो ग्रोथ होगा तो आप ये समझ जाइएगा कि पैसे को उस हिसाब से यूज करना है ताकि आने वाले टाइम में भी हमारे पास पैसा हो। तो ये हमारा डेफिनेशन किसका दिया हुआ है? ग्रोथ डेफिनेशन दिया हुआ है प्रोफेसर सैमुअल्सन का। तो आइए एक बार देख लेते हैं। धन संबंधित परिभाषा जो है एडम स्मिथ का है, वैसे जेबी से जे.एस. मिल्स, ठीक है ना, रिकार्डो वॉकर, ये सब भी वेल्थ डेफिनेशन। फिर हमने स्कैरसिटी डेफिनेशन पढ़ा, स्कैरसिटी डेफिनेशन है रॉबिन्सन का, ठीक है ना। वेलफेयर डेफिनेशन किसका हो जाएगा? एल्फ्रेड मार्शल। और ग्रोथ डेफिनेशन किसका है? पॉल सैमुअल्सन का। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार देख लीजिए अगर इसका डेफिनेशन देखना है तो। ठीक है ना, आगे बढ़िए। आइए देखिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पहला जो है आपका
वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थ, एक मिनट, उसको बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, इसके जन्मदाता हैं फादर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रतिपादन किसने किया था, जन्मदाता कौन थे, जनक कौन थे, एडम स्मिथ। मैक्रो मैक्रो के जो फादर थे, जनक थे, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो थे आपके जे एम किन्स, KEYNES। ठीक है ना, तो इसके जनक कौन हो जाएंगे, जे एम किन्स। तो आपको ध्यान रखना है माइक्रो और मैक्रो। देखिए वेस्टी होता क्या है, वेस्टी का वर्ड जो है ना, वेस्टी ध्यान रखिएगा, वेस्टी या माइक्रो, या माइक्रो शब्द जो आया है ना, वो आया है स्मॉल, छोटा, स्मॉल। वैसे भी देखिए यहाँ पे आई है, MI, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयां या छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और मैक्रो का जो वर्ड है, मैक्रो वर्ड जो आया है, वो आया है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। हिंदी में अगर देखें तो इसको समझ में आ जाएगा समष्टि, मतलब समष्टि। ठीक है ना, इसका मतलब लार्ज का मतलब बड़ा, बड़ा बोलिए, या सामूहिक, या सामूहिक। ठीक है ना, तो बड़ा बोल दीजिए या सामूहिक। तो मैक्रो का मतलब क्या होगा, बड़ा या सामूहिक, यानी हम ऐसे लिखेंगे मैक्रो अर्थशास्त्र, यानी समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाए या बड़े लेवल पे इकाइयों का अध्ययन किया जाए। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स या ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी अबाउट ग्रुप ऑफ आइटम्स, जो ग्रुप ऑफ आइटम के बारे में जब हम स्टडी करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्यक्तिगत मांग, है ना, किसी बाजार के बारे में, सिर्फ एक बाजार के बारे में अध्ययन करना, बाजार का बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना। व्यक्तिगत पूर्ति, कीमत, सिर्फ मैंने कीमत लिखा है, अगर सामान्य कीमत लिखूं सबके लिए तो वो इधर आ जाएगा मैक्रो का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा, जैसे राष्ट्रीय आय, पूरे इकोनॉमी के बारे में, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, समष्टि समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ये सब क्या आ जाएगा, ये सब आपका आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके बारे में और दो चीजें देख लेते हैं। देखिए व्यष्टि का दूसरा नाम है, कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कीमत निर्धारण भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। कहा जाता है, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज
प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी, इसका दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी, ये ध्यान रखिएगा, प्राइस थ्योरी बोलेंगे। इसका दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी थ्योरी आय व रोजगार का सिद्धांत बोलते हैं इसको, आय व रोजगार का सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है ना। तो इन सबको ध्यान रखिए। तो आपको माइक्रो मैक्रो से क्या क्वेश्चन बन सकता है? माइक्रो मैक्रो से क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट हैं? तो 2 पार्ट। माइक्रो मैक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। इसके जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत। तो इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा? कीमत सिद्धांत, ठीक है। मैक्रो का जनक कौन है? जे.एस. मिल्स थे। इसमें बड़ी इकाइयों का, सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आय व रोजगार का सिद्धांत। तो ये ध्यान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1 मिनट थोड़ा छोटा कर देता हूं, अब आपको दिख रहा हो। चलिए, इसका नोट साथ साथ बनाते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था 2 अलग अलग बातें होती है। अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, इकोनॉमी, तो बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था वो होती है जो हमें जीविका प्रदान करे। ध्यान रखिएगा, इसका डेफिनेशन होगा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो जीवन का, यानी क्या बोलते हैं, जो जीवन जीने का सोर्स होता है, ठीक है ना। जो जीवन जीने का सोर्स होता है उसे क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी, इकोनॉमी, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या हो जाएगा? इकोनॉमी हो जाएगा। 1 मिनट का कॉल आ रहा है। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या हो जाएगा? इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। जीविकोपार्जन का स्रोत जो होता है, जीविकोपार्जन का स्रोत, जीविकोपार्जन का जो सोर्स हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा, उसे इकोनॉमी बोलेंगे। देखिए, इकोनॉमी 3 टाइप की होती है, आपने पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी, और तीसरी होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। जो आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसे बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। और इसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, ये होते क्या है, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देता हूं तो आपको समझ में तीनों आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट लिख रहा हूँ स्वामित्व, स्वामित्व मतलब ओनरशिप या कंट्रोल। स्वामित्व बोल दीजिए, या फिर मैं ऐसे, चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, स्वामित्व बोलिए या नियंत्रण बोलिए, नियंत्रण, यानी ओनरशिप या कंट्रोल, ओनरशिप या कंट्रोल।
तो जब ओनरशिप या कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में हो, सरकार के हाथ में हो, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। ध्यान रखिएगा, जब सरकार उसको कंट्रोल करे, गवर्नमेंट कंट्रोल करे, तो वो क्या हो जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी पूरी अर्थव्यवस्था में सरकार का ही स्वामित्व है, कोई भी निजी क्षेत्र नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां पे प्राइवेट कंट्रोल हो, ये में देखिए ऐसे ध्यान दीजिएगा, ओनरशिप जो है ये सरकार का होगा, ओनरशिप किसका होगा? प्राइवेट का होगा। जब निजी स्वामित्व होगा तो वो क्या होगा? वो होगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी स्वामित्व। ठीक है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा? मिश्र दोनों का, यानी सरकार प्लस निजी, निजी क्षेत्र। तो कौन कंट्रोल करेगा इसमें? गवर्नमेंट भी करेंगे और प्लस प्राइवेट लोग भी करेंगे। ठीक है ना। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाए, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। जहां पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, वो होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जहां पे इकोनॉमी सिर्फ प्राइवेट का हो, प्राइवेट कंट्रोल हो, तो वो कौन होगा? कैपिटलिस्ट। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और लिख देता हूं, उसमें आपका और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उद्देश्य, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव होगा अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट। इसका उद्देश्य हो जाएगा लाभ अर्जित करना, लाभ अर्जित करना। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य हो जाएगा दोनों, है ना, कल्याण प्लस लाभ, दोनों हो जाएगा। कल्याण भी करना है, सामाजिक कल्याण और लाभ दोनों कमाना। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब भी अर्थव्यवस्था को, समस्या को समाधान करना है सामाजिक अर्थव्यवस्था में, तो पॉलिसी नियम बनाती है। जब निजी स्वामित्व में, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समस्या का समाधान करना है, तो वो प्राइस बढ़ा देगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया, आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक वर्ड है स्कैर्सिटी। चलिए इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक, इकोनॉमिक या स्टेटमेंट बोल दीजिए इसको। और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक या इकोनॉमिक या स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसे बोलते हैं नकारात्मक कथन और इसे बोलेंगे सकारात्मक कथन। नकारात्मक कथन और सकारात्मक कथन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सकारात्मक कथन वो कथन होगा जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, यानी बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट, बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट, जो एक्चुअल फैक्ट्स के बेस्ड हो, यानी जो वास्तविक वास्तविक वास्तविकता पर निर्भर हो, जो वास्तविक हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है। और नॉर्मेटिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी।
ठीक है ना, यानी जो एक सजेशन पे निर्भर हो, यानी क्या कह सकते हैं उसको, सजेशन जो सलाह पर निर्भर करता हो, जो सलाह पर निर्भर होता है, सलाह हो, ओपिनियन हो, जिसको वेरीफाई नहीं कर सकते, सलाह पर निर्भर, ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, जो एडवाइज हो, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, ये क्या है नॉर्मेटिव, आप पढ़ते हो, पॉजिटिव। इंडिया एक विकासशील देश है, पॉजिटिव। इंडिया को विकास करना चाहिए, नॉर्मेटिव। यूएसए अमेरिका एक विकसित देश है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव। ठीक है ना, उनको अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, नॉर्मेटिव। अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, पॉजिटिव। समझ रहे हैं ना, तो जो होना चाहिए नॉर्मेटिव हो जाएगा, यानी इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, सॉरी इसको वेरीफाई कर सकते, कैन वेरीफाई, कैन वेरीफाई, इसको क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट वेरीफाई। समझ रहे हैं, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं, वो है पॉजिटिव। जिसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव हो जाएगा। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ऐसा करते हैं, आज हम लोग इतना ही करेंगे, पहली क्लास है तो धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, जब तक स्टेट का रिजल्ट नहीं आ जाता तो एक दो चैप्टर हम आराम से करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और जितने भी जो हमारे साथ हमारे वीडियो देख रहे हैं, या जो भी बीपीएससी का पेपर देना चाह रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारे दोस्तों को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनको उनसे शेयर करें, और चैनल को जितना से ज़्यादा हो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके लिए, ताकि हम लोग ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहें और हमें और मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।